प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान में एवोल्यूशन की चर्चा करेंगे, जैव विकास की चर्चा करेंगे, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की चर्चा करेंगे। आखिर ये जैव विकास है क्या? जैव विकास है एक विज्ञान की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जैव विकास है वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से ये समझा जाता है, ये जाना जाता है कि किस तरह के जीवों का डेवलपमेंट हुआ, इस संसार में कौन सा जीव पहले आए और उसके बाद क्रमशः विकसित होते होते आधुनिक मानव, एशियाई हाथी, व्हेल, इन सब का डेवलपमेंट हुआ। इन सब के डेवलपमेंट के पीछे एक छोटा सा जीव था। ये छोटे छोटे जीव आए, सूक्ष्म बैक्टीरिया आए और सूक्ष्म बैक्टीरिया के पश्चात देखा जाए तो एक कोष की जंतु आए, साइनोबैक्टीरिया आया, एल्गी आया, ब्लू ग्रीन एल्गी आया। धीरे धीरे उसी से प्लांटों का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद इधर देखा जाए तो जंतुओं में युगलिना आया, जो युगलिना वनस्पति और जंतु दोनों के बीच की कड़ी कहा गया। लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड एज युगलिना। उसी को युगलिना के नाम से पुकारा गया, जिससे युगलिना में फोटोसिंथेसिस करने की भी गुण मौजूद था। साथ ही साथ एक जंतु की तरह भोजन करने के भी गुण मौजूद था। ये एक कोष की जंतुओं से ही धीरे धीरे डेवलपमेंट करते हुए बहुकोषीय जंतुओं का विकास हुआ। यहाँ पे देखा जाए तो बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के बाद जलचर जीव आए। उन्हीं जीवों से उभयचर का जन्म हुआ, जिसमें मेढक इत्यादि आते हैं, जो जल और स्थल दोनों में रहने के लिए अनुकूल थे। उभयचर से देखा जाए तो रेप्टाइल्स का जन्म हुआ, सरीसृप का जन्म हुआ, जो सरीसृप जिसमें पैरों का अभाव था। बहुत सरीसृप हैं जिनमें पैर पाए गए, सर्प इत्यादि में पैरों का अभाव हो गया। वो पेट के बल चलते थे, इसी कारण उन्हें उदयचर भी कहा गया। अर्थात उन्हें एक तरह से पेट के बल चलने वाले कहा गया। और एक क्षण देखा जाए तो वे धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने का प्रयास करने लगे। और धीरे धीरे जब ऊपर की ओर उठने का प्रयास करने लगे तो ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो इन रेप्टाइलों से ही एविज का विकास हुआ, पक्षी वर्ग का विकास हुआ। जो पक्षी वर्ग अपने डैनों के सहारे ऊपर की ओर उड़ता था, जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ने का काम करता था और ऊपर उड़ते हुए एक तरह से वृक्षीय अर्थात एरियल जीवन जीने लगा। इससे पक्षी वर्ग का विकास रेप्टाइल से ही हुआ। और इसी पक्षी वर्ग के जो हृदय थे वो 4 चैम्बर के बने। हृदय का भी डेवलपमेंट देखा जाए तो 4 चैम्बर का हुआ। और इस पक्षी वर्ग से फिर क्लास मेमेलिया का जन्म हुआ। क्लास मेमेलिया का जन्म हुआ, जिसमें बंदर, लंगूर, ऑर्गुटान, गिब्बन इत्यादि आए। और इनसे ही देखा जाए तो इन्हीं बंदरों से मानव का जन्म हुआ, हाथी का जन्म हुआ। ये तमाम देखा जाए तो डेवलपमेंट की कहानी है। जो एविज था, क्लास एविज वर्ग था, उसी क्लास एविज से, पक्षी वर्ग से ही क्लास मेमेलिया का जन्म हुआ, स्तनधारी जंतुओं का जन्म हुआ। देखा जाए तो रेप्टाइल्स, पक्षी वर्ग और रेप्टाइल के बीच की जो कड़ी था उसे आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। जिससे आर्कियोप्टेरिक्स के जबड़े में दांत थे, पूंछ थी, ये सब कुछ रेप्टाइल के गुण थे। उसमें उड़ने वाले जो डैने थे, पंख थे, वो पक्षियों के थे। इसी कारण आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टाइल्स और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी कहा जाता है।
कड़ी के नाम से पुकारा जाता है। आगे हम बातें करें तो इससे स्पष्ट हो गया कि जैव विकास में हमें किस बात का अध्ययन करना है। जैव विकास में, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में निम्न कोटि के जंतुओं से उच्च कोटि के जंतुओं का विकास होना, एक सूक्ष्म जीवों से एशियाई हाथी तक के जो क्रमशः डेवलपमेंट की कहानी है, विकास की कहानी है, वही जैव विकास है। इस जैव विकास पर काम करने का काम किसने किया? कौन कौन वैज्ञानिकों ने किया? लैमार्क ने किया, डार्विन ने किया, वैलेंस ने किया और डिब्रीज ने किया, हुगो डिब्रीज ने किया। यहाँ पर देखा जाए तो इन लोगों ने कैसे तैयार किया? इन लोगों ने देखा कि जंतुओं की रचना कैसी है, कार्यकी कैसी है, रासायनिक और भ्रूणीय एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इनमें आपसी संबंध कैसे हैं, वर्गीकरण कैसे हुआ है, तुलनात्मक शरीर में तुलना कैसे की जा सकती है, अवशेषी अंग कैसे हैं और उनके प्रमाण क्या कहते हैं, आनुवंशिकी के प्रमाण क्या हैं, इन सब के आधार पर ये जैव विकास की कहानी लिखने का कार्य किया गया। जैव विकास को दर्शाने का काम किया गया। आगे हम बातें कर लें तो इस जैव विकास में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें एक को कहा जाता है समजात अंग, एक को कहा जाता है समरूप अंग, एक को कहा जाता है अवशेषी अंग। कुछ सिद्धांत भी दिए गए। लैमार्क ने अलग सिद्धांत दिया, डार्विन ने अलग सिद्धांत दिया और हुगो डिब्रीज ने अलग सिद्धांत दिया। कभी कभी इसमें समजात अंगों के भी उदाहरण पूछ दिए जाते हैं, समरूप अंगों के भी उदाहरण पूछ दिए जाते हैं, अवशेषी अंगों के भी उदाहरण पूछ दिए जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन किसे कहा जाता है? समजात अंग वे होते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन उनके जो विकास होता है, उनका जो विकास होता है वो विकास एक समान होता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो एक समान होता है। इसी कारण उसे समजात अंग कहा जाता है, समजात अंग के नाम से पुकारे जाते हैं। जैसे सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगली टांगे, बिल्ली का पंजा, ये सब कुछ इनकी जो डेवलपमेंट की कहानी है वो एक जैसी है, लेकिन ये विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन इसी कारण इन्हें समजात अंग के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा होता है समरूप अंग। ये प्री के भी सवाल है कि समरूप अंग में कौन होते हैं? समरूप अंग वे अंग होते हैं जो समान कार्यों के लिए बने होते हैं। वो विभिन्न कार्यों के लिए, दोनों में अंतर यही है, वो समान कार्यों के लिए बने होते हैं, लेकिन उनकी जो मूल संरचना है, जो उनके डेवलपमेंट है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इसी कारण इसे समरूप अंग के नाम से पुकारा जाता है। इस समरूप अंग में देखा जाए तो तितली के जो पंख होते हैं, जो पक्षियों के पंख होते हैं, ये इनके डेवलपमेंट अलग अलग हैं, लेकिन कार्य ये उड़ने में मदद करना है, कार्य इनका उड़ने में मदद करना है। आगे हम देखें बेस्टेलियर ऑर्गन, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो पूर्वजों में मौजूद होते हैं, और पूर्वजों में मौजूद होने के पश्चात धीरे धीरे उसके उपयोग कम हो जाते हैं, धीरे धीरे उसके उपयोग बंद हो जाते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी में गायब नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो मौजूद रहते हैं। मनुष्य में कौन कौन से अवशेषी अंग है, इसके बारे में भी प्री में पूछ दिया जाता है। कई बार पूछ दिया जाता है कि मनुष्य के निम्नलिखित में से कौन से अवशेषी अंग है। तो जो पूर्वजों में मौजूद थे, लेकिन आज भी किसी न किसी रूप में जंतुओं में मौजूद हैं, ऐसे ऑर्गन को ही बेस्टियल ऑर्गन या अवशेषी अंग कहा जाता है। और इस अवशेषी अंग के अंतर्गत देखा जाए तो कर्ण पल्लव जो मानव में पाया जाता है, जिसे पीना कहा जाता है,
उसके बाद त्वचा के ऊपर जो हेयर है ये हो, या फिर देखा जाए तो अपेंडिक्स हो। ये 3 मनुष्य के शरीर के अंदर अवशेषी अंग है जो कभी बंदर में पाए जाते थे, बंदर में पाए जाते हैं, लेकिन बंदर से डेवलपमेंट होते हुए मनुष्य बना, तो उस मनुष्य में भी ये किसी न किसी अवशेषी अंग के रूप में मौजूद रहते हैं। आगे हम बातें करें, आगे हम बात कर ले तो यहाँ पे जैव विकास के सिद्धांतों को अलग अलग देने का काम किया गया। इसमें पहला नाम है लैमार्क का। लैमार्क ने लैमार्कवाद थ्योरी को दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक सवाल है कि लैमार्क ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ये एसएससी में पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। तो 1809 ईस्वी में लैमार्क ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा था जिसे फिलॉसफिक जूलॉजी कहा जाता है। फिलॉसफिक जूलॉजी के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने इसे लिखने का कार्य किया और उसी में उन्होंने बताया कि अंगों के उपयोग और दुरुपयोग के आधार पर भी जैव विकास हुआ। यूजेज एंड डिसयूजेज ऑफ ऑर्गन। उन्होंने यहाँ पर देखा कि एक जिराफ की गर्दन छोटी थी और जैसे जैसे वृक्ष का डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे पहले वृक्ष छोटे होते थे, जिराफ वृक्ष के सबसे टॉप लीफ को खाने कार्य करता था। लेकिन परिस्थितियाँ, इन्वायरमेंट चेंज होता गया, पौधों के आकार बढ़ते गए और जैसे जैसे पौधों के आकार बढ़ते गए, लंबाई बढ़ती गई, जिराफ को उस पत्ती को खाने में दिक्कत होने लगी, जिसके कारण देखा जाए तो उस जिराफ ने अपने गर्दन को ऊपर उठाने का प्रयास किया। जैसे जैसे पेड़ की ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे अपने टांगों के सहारे और अपने गर्दन को ऊपर उठाने का जिराफ ने प्रयास किया, जिसके कारण आगे आने वाली पीढ़ियों में ये लक्षण देखे गए और लंबे गर्दन वाले जिराफ का जन्म हो गया। इसी कारण देखा जाए तो जब कोई थ्योरी बनती है, जब कोई सिद्धांत बनता है तो उसका आलोचक भी आ जाता है। आगे चल के देखा जाए तो बिजमैन ने इस सिद्धांत को जांच करने का प्रयास किया। उसने कहा कि अगर अंगों के उपयोग और दुरुपयोग से अगर डेवलपमेंट हो सकता है तो क्यों नहीं हम चूहा पर एक उपयोग करें। और उसने चूहा के पूंछ को काट दिया। कई पीढ़ियों तक वो पूंछ को काटता रहा ताकि किसी भी देखा जाए तो पीढ़ी में बिना पूंछ वाले चूहा दिखाई देते, लेकिन कहीं पर भी ऐसा दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण उसने इसको फ्लॉप घोषित करने का प्रयास किया, परीक्षण करने का प्रयास किया। आगे देखा जाए तो डार्विन ने भी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा। उसमें 4 सिद्धांत दिया। किसी भी जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है और फिर जब वो संतान उत्पन्न होते हैं तो वे आपस में संघर्ष करना शुरू करते हैं वातावरण के लेकर, साथ ही साथ है उनको सरवाइव करने के लिए, इन सब के लिए उनमें आपस में क्लैश शुरू हो जाता है, द्वंद्व शुरू हो जाता है और उसमें जिंदा वही बचता है जो फिट होता है, जो माइटेस्ट होता है, जो शक्तिशाली होता है और पर्यावरण के अनुकूल होता है, वही उसमें जिंदा रह जाता है। और इस पर उन्होंने अपना सिद्धांत किया, जिस सिद्धांत को डार्विनिज्म या डार्विनवाद के नाम से पुकारा जाता है। आगे चलकर देखा जाए तो इसी पर उत्परिवर्तनवाद का भी सिद्धांत आया और इस उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को हुगो ड व्रीज ने देने का प्रयास किया। ये उत्परिवर्तनवाद क्या है? उत्परिवर्तनवाद ऐसा सिद्धांत है जिस सिद्धांत में देखा जाए तो अचानक कुछ गुण मौजूद हो जाते हैं, जो गुण देखा जाए तो आगे आने वाले पीढ़ियों में मौजूद नहीं रहते हैं, जो गुण देखा जाए तो आगे आने वाले पीढ़ियों में मौजूद नहीं होते हैं, वो लक्षण अचानक प्रकट हो जाते हैं।
अचानक दिखाई देने लगते हैं, और वे जब एक बार प्रकट हो जाते हैं तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाए तो वे चलते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका विकास होता रहता है, चलते रहते हैं। इस सिद्धांत को ही म्यूटेशन या उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है। इस सिद्धांत को देने काम हुगो डे ब्रिज नामक एक पादरी ने किया, जो चर्च में पादरी था, और उसने देखा कि आइनोथोरा लय मार्कियाना एक पौधा था। उस पौधे में कई पीढ़ियों तक देखता रहा एक ही रंग के फूल दिखाई देते थे, लेकिन अचानक कुछ उसमें बदलाव हुआ और एक दिन देखा कि जहाँ पे लाल लाल फूल होते थे उसमें अचानक एक काला फूल दिखाई दे दिया। और फिर उस काला फूल को देखने के बाद चौंक गया वो, और उसको फिर जब क्रॉस कराया तो हर पीढ़ी में देखा जाए तो काले काले फूल ही दिखाई देने लगे, यानी कि वो वंशानुगत हो गए। इसी कारण इसे उसने म्यूटेशन कहा कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता या पूर्वजों मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन वो अचानक संतान में जन्म लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगते हैं। उसी को उसने म्यूटेशन कहा, उत्परिवर्तनवाद कहा। आगे हम बातें कर ले तो यहाँ पे हम बातें करें तो इस उत्परिवर्तनवाद की एक और एग्जाम्पल है नागासाकी और हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया, परमाणु बम गिराया गया। लेकिन उसे परमाणु बम गिराए जाने के पश्चात अचानक वहाँ के पीढ़ियों में परिवर्तन आ गया, वहाँ के जीनी लक्षण में परिवर्तन आ गया और वहाँ पे विकलांग बच्चा पैदा होने लगे। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के जो बच्चे हैं वो विकलांग ही पैदा होते हैं, जिसके कारण देखा जाए तो यहाँ पे विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। इसी कारण वहाँ पे जीनी म्यूटेशन देखा गया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देने लगी। जो पहले मौजूद नहीं था वो आने वाले समय में प्रकट हो गया, आने वाले समय में दिखाई देने लगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।